अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ में हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या उन्होंने ज़मीन में सैर व सयाहत नहीं की? जो उनके दिल इन बातों के समझने वाले होते या कानों से ही इन वाक़यात को सुन लेते? बात यह है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। ये लोग आपसे अजाब का फौरी मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह हरगिज़ अपना वादा नहीं टालेगा। ये सूरह हज की आयत नंबर 46 से 47 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। और आज की अहम खबरों में सबसे पहले पनामा लीक्स केस के हवाले से खबर हमारे सामने। ऑफशोर कंपनियों की 2006 से कबल मिल्कियत साबित करने सारा बोझ शरीफ फैमिली पर होगा। अदालत का तहरीक इंसाफ के वकीलों से मुकालमा। आज सूरत हाल कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है और इस पर ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा और क्या शरीफ बरादरान अपनी तमाम तर असासे और प्रॉपर्टी जाहिर करेंगे और वो मालियत, वो असासे और वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका कोई बयान ही नहीं मिलता, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, क्या उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ सकेंगी? ये तमाम तर मौज़ूआत आज हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मातार नहीं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ कर्नल साहब, और आपकी इजाज़त से मजीद सुर्खियों को भी शामिल करना चाहूँगी। और अगली हम सुर्खी है बिलावल भुट्टो का बयान। खासे सरगर्म नजर आ रहे हैं सियासत में और पंजाब की सियासत में खास तौर पर। कहते हैं कि मियाँ साहब मुतालिबात न माने तो दमादम मस्त कलंदर होगा, सब मिलकर तख्ते रायवेंट गिरा देंगे। अब ये तख्ते रायवेंट गिरता है या मजीद ऊपर जाता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ग्राफ मजीद ऊपर जाएगा? 2018 में वापसी होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और एक मरतबा फिर से इक्तदार के मेंबरों पर बुरा जमान होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इस हवाले से कर्नल साहब की क्या राय है ये जानेंगे, क्योंकि बहुत से हलकों की जानिब से अभी भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ नीचे जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी भी एक मजबूत जमात दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ का टेलीफोन, पाकिस्तान शानदार शहरियों का बेहतरीन मुल्क है, तनाज़ात तय कराने को भी तैयार हूँ, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया गया, पाकिस्तान ने खुद राब्ता किया एक मरतबा फिर से अमेरिका से। कैसे देखते हैं इन रवाबित को? कर्नल साहब आपकी जानिब आऊंगी। ऑफशोर कंपनियों से गुफ्तगू का आगाज करें। ऑफशोर कंपनियों के मामले को आप कैसे देखते हैं? वो प्रॉपर्टीज जिनका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, आपको लगता है सामने आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो भी हम मामलात जैसे चल रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे कि इसके ऊपर डिस्कशन उस तरीके से करना कि जैसे आप राय देने के ज़ुमरे में हो, वो तो प्रेजुडिस आ जाता है कोर्ट को। एंड सर्टनली वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। हाँ, जो कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, लाइक एक तो कल की हेयरिंग थी, इससे पहले जिसमें हामिद खान साहब गए थे और ऐसा लगता था कि किसी तरह का कोई सबूत पीटीआई के पास नहीं है या इनके वकला के पास नहीं है, और इट लुक के जैसे ना ये अपने केस को उस तरीके से प्लीड नहीं कर पा रहे। और इवन फाजिल जज साहबान ने भी जो जिस तरीके से उनसे हामिद खान साहब से सवाल पूछे एंड ही वाज अनएबल टू सेटिस्फाई द जुडिशरी, तो ऐसा लगता था कि हाँ प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन इसके बाद नए सिरे से अपनी टीम लेकर आए हैं। अच्छा, जब वो टीम लेकर आए हैं उसमें नईम बुखारी हैं और उन्होंने अपना केस जिस तरीके से तैयार किया, तो कल का दिन तो ऐसा लगता था कि जैसे इट वाज नईम बुखारीज डे इन अ वे, अगर देखा जाए तो एक तो ये बात आती है। बिल्कुल ठीक। इसके बाद बहुत सारे, क्योंकि अब केस जिसको कहते हैं कि वो उस तरफ चलना शुरू हो गया है कि जहाँ पर मतलब अब सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। अभी नवाज शरीफ साहब हैं या उनकी तरफ अगर ये केस जा रहा है तो उसको भी उन्होंने उस तरीके से देखना है। तो थिंग्स आर टेकिंग सीरियस टर्न, सीरियस शेप इन अ वे देखा जाए। मैं इस केस से हट के मैं आपसे एक चीज़ ये कहूँगा कि आप ओवरऑल देखें तो इस केस के साथ जुड़ी बहुत सारी चीज़ें पनामा पेपर्स लीक के साथ आती हैं नज़र। इन अ वे हकीकत में अगर देखा जाए तो पनामा पेपर्स लीक्स अगर ये इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने, हमारे सामने, हमारे अवाम के सामने पाकिस्तान में अगर ये ना आते, तो मैं ये हकीकत बताऊं कि शायद ये हुक्मरान ख़ानदान ये इसी तरीके से सारा सिलसिला चलता रहता और एक परसेप्शन जो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो चलता जा रहा है। और जिस तरीके से इनकी अपनी फैमिली के अंदर एक दूसरे के साथ बयानात तो इनके मिलते नहीं, किसी तरीके से भी वाले साहब कुछ कहते हैं, बेटे कुछ कहते हैं, ठीक है। इससे पहले अब देखा जाए तो मरियम नवाज साहिबा थी तो उनका कहना था कि नहीं, उनका व्हाट टू टॉक ऑफ अब्रॉड, उनकी तो पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है एंड शी लिव्स विद हर फादर, फाइन गुड इनफ। तो पता ये चला कि वो तो उसकी ट्रस्टी निकली हैं। अच्छा, इसके बाद अब पता चला कि जो इवन इनकी वालदा साहिबा हैं उनकी भी प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सब लोगों के सामने आती जा रही हैं, आम आवाम के सामने भी आती जा रही हैं।
ابھی آپ نے اس سے پہلے یہ تذکرہ کیا کہ نون لیگ جو ہے اس میں بہتری آتی جا رہی ہے، وہ زیادہ مقبول ہوتی جا رہی ہے، تو ایسے پھر تو اس میں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت. میں نے تو یہ کہا تھا کہ بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کی بھی ہم ڈسکشن سبسیکوئنٹلی کریں گے. سو بٹ اسے کہ عوام کی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں کھلنا تو شروع ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ اب جب یہ چیزیں اور آگے نکلیں گے تو لگا کہ واقعی ان کی آنکھیں جیسے اللہ نہ کرے پھٹنے لگیں گی کہ دیز آر دی رولرز ہو آر رولنگ دس کنٹری. نون لیگ 26-27 سالوں سے اور 32 سالوں سے پیپلز پارٹی رول کر رہی ہے. ایک تو آپ کو یہ رویہ نظر آتا ہے، یا ایک وہ چیز ہے جو حقیقت، جو تلخ حقیقت ہے اپنے حکمرانوں کے بارے میں کہ جن کو ہم ووٹ لے کر آتے ہیں، اقتدار پہ آ کے بٹھاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ صادق اور امین ہونے کے بجائے عوام کے حقوق پہ، ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کام کریں، ہاسپٹلز کو بنائیں، باقی اور تعلیمی ادارے بنائیں، یا پاکستان کی ترقی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں. وہ ہمیشہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ کمیشنز کے ساتھ لنک کرتے ہیں، کک بیکس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. اینڈ سی دی آئرنی آف دس کنٹری کہ یہ لوگ جب انہوں نے اقتدار میں ہونا ہوتا ہے، دے آر ان پاکستان، جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں، اور لیٹ دیر بی اینی گڈ اور بیڈ ریزن، اور یہ اپنا جو دوسرا گھر ہے وہ پاکستان میں نہیں رکھتے، وہ چاہے دبئی میں رکھتے ہیں، چاہے وہ UK میں رکھتے ہیں، چاہے وہ USA کے اندر رکھتے ہیں، بٹ فائن ان کی اولادیں باہر ہوتی ہیں، وہ باہر پڑھتی ہیں، ان کا زمینی حقائق سے نوے دیکھا جائے تو واقعی آپ کو کوئی تعلق نظر نہیں آتا. ایسا لگتا ہے، اور ہم بھی سارے اور ہمارے عوام جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ہم بھی ان کے اندر شامل ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی زمینی مخلوق اب نہیں رہے. میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں، یہ حکمرانوں کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں سیاستدانوں کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں، وہ جنت سے اتری مخلوق ہیں، وہ صرف حکمرانی پیدا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں. وہ آئیں گے، حکمرانی کریں گے، اور ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جو حکومتی زعماء ہیں، جو کہ کام کرنے والے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، وہ صرف ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. حقیقت میں یہ کانسیپٹ نہ صرف ہمیں ملتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھوڑا سا چیزوں کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، بلکہ باہر کی دنیا کے اندر بھی یہی امیج جاتا ہے. اچھا، اس سے ہٹ کے ایک اور چیز بھی آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سارے حکومتی وزراء اپنے کام چھوڑ کے وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. صحیح. بھئی آپ وہاں پر کیوں موجود ہوتے ہیں؟ دس از none of your business. آپ کی پارٹی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، ان کا پرسنل مسئلہ ہے. صحیح. آپ ان سرکاری گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کے پاس سرکاری امانت ہے، عوام کی امانت ہے، کہ اس کے اوپر بیٹھ کے آپ نے سرکاری فرائض کو انجام دینا ہے، عوام کے لیے اس فرائض کو انجام دینا ہے، اور سارا دن آپ سپریم کورٹ میں گزار دیتے ہیں. اس کے بعد ٹھٹھے لگاتے ہیں، مجمع لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور دشنام ترازی ایک دوسرے کے اوپر. ایسے کہ دس کلچر یہ پوری دنیا کے اندر، عرفانہ صاحبہ، یہ کلچر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. ہاں، صرف پاکستان کے اندر نظر آئے گا کہ آپ وفاداریوں کی انتہا ہے جو اس وقت آپ کو پورے پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے. اور اس سے بھی آخری بات میں آپ سے کہوں گا، اس سے بھی جو ضروری چیز آپ صرف اتنا دیکھیے کہ حکومتی ادارے اسپیشلی نیب، FIA اور FBR اور اسٹیٹ بینک اور SCCP، ان کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مذموم کردار جو پوری پاکستانی عوام کے سامنے آیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں جو کہ ایکچولی حکومتی ایوانوں کو بچانے کے لیے، حکومتی زعماء کو بچانے کے لیے، حکومتی حکمرانوں کو بچانے کے لیے دے آر دیئر آن دی گراؤنڈ فار دیئر پروٹیکشن. کم وقت میں انہوں نے کرپشن کی ہے، نہیں کی ہے، دے آر ایکچولی سائڈنگ ود دی گورنمنٹ. جو ان کے اپنے ریسپانسبلٹیز ہیں ان کو وہ کسی صورت کے اندر وہ فلفل نہیں کر رہے. ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے، چاہے جیسا بھی ہے، اس سچویشن کو حکومت کے لیے اوائڈ کیا جائے، نواز شریف صاحب کی فیملی کے لیے اوائڈ کیا جائے. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو سب سے مذموم کردار ہے وہ ایکچولی چیئرمین نیب کا. حقیقت میں کل ان کا تذکرہ سپریم کورٹ کے اندر بھی کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر وہ ریمارکس دے چکے ہیں چیئرمین نیب کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو دس از ہائی ٹائم کہ ان کو ایون نیب کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے گربان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کرنل صاحب، میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ ہم مراعات کی چونکہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی مراعات انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کا وقت ہے، اور عوام ہی کے دیے ہوئے اثاثے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ مراعات اگر دیکھا جائے تو چیئرمین نیب بھی انجوائے کرتے ہیں، دیگر اداروں کے سربراہان بھی کرتے ہیں، دیگر اداروں کے ملازمین بھی کرتے ہیں، ہماری بیوروکریسی کے حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے ایک انڈیویجول اتنا کچھ حکومت کی جانب سے ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے گاڑیاں بھی دی جا رہی ہیں، اسے پیٹرول بھی دیے جا رہے ہیں، اسے ڈرائیورز بھی دیے جا رہے ہیں، اور
अगर आउटपुट देखा जाए तो हमारे इदारे नाकाम नजर आ रहे हैं। आउटपुट तो एक ही है ना, देखिए आउटपुट एक है। आम आदमी को तो फिर मुश्किलात का सामना है, आम आदमी फिर वही कतारों में लगा हुआ है, आम आदमी धूप में खड़ा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं है, लाइनों में लगा हुआ है, आम आदमी के तो हालात वही है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। इन्होंने इसका लिवर का और किडनी का ट्रांसप्लांट एक इन्होंने लाहौर में एक जगह है वहां पर बेदियां रोड के ऊपर हॉस्पिटल बनाने का काम किया था। ठीक है। 2 दफा हुकूमत पंजाब ने टेंडर किया। दिस इज ऐसे आप देखें कि इसके अंदर आपको कितनी आपको बेरहमी नजर आएगी हुकूमत के पार्ट के ऊपर। सही। उसमें पहले उन्होंने टेंडर निकाला, इसकी 2-3 कंपनीज आई, पाकिस्तान वाले भी थे, चाइना वाले भी थे और टर्की वाले भी थे। फिर उन्होंने टेंडर कैंसिल किए, दोबारा टेंडर्स किए गए। अच्छा, जब आप किसी काम का भी टेंडर करते हैं तो दिस इज अंडरस्टूड कि हाँ आपके पास पैसे मौजूद हैं और आप वो काम कराना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद फिर टर्की की कंपनी आई, उसने वो उसको जीत भी लिया 10.5 अरब रुपए। जब वो काम करने का मरहला आया तो हुकूमत पंजाब ने कहा जी कि हमारे पास तो सिर्फ 4 अरब मौजूद हैं, हमारे पास और पैसे मौजूद नहीं, हम और काम नहीं कर, हम और पैसे नहीं दे सकते, और वो सिलसिला उसी तरह का इन अ वे ठप पड़ा हुआ है। व्हाट आई वांटेड टू से, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप ऐसा हॉस्पिटल जो कोई आम आवाम के लिए है, सही, उसको आपने बेदियां रोड पे क्यों इलेक्ट करके आप वो जगह लेके वहां क्यों बना रहे हैं? वाई नॉट समवेयर एट जीटी रोड? और फिर लाहौर के ऊपर ही फोकस क्यों करते हैं आप? लाहौर के सराउंडिंग एरिया को फोकस क्यों करते हैं? आप मुल्तान में क्यों नहीं बनाते? आप सदर्न पंजाब के अंदर क्यों नहीं बनाते? आप सरगोदा डिवीजन के अंदर फॉर दैट मैटर क्यों नहीं बनाते? नो, एक तो जो इस साइकी है इस हुकूमत की, ठीक है, पिछले 8.25 साल से ये पंजाब के अंदर ये रूल कर रहे हैं कि उन्होंने हर चीज को जो भी पैसा खर्च करना है वो पंजाब के अंदर खर्च करना है। और इनकी बेरहमी देखें, टर्किश कंपनी के साथ ये मुआहदे करेंगे, जो खर्चे हम 3-4 अरब में पाकिस्तान के अंदर कर रहे थे, टर्किश कंपनी को 13-14 अरब दे रहे हैं। लाइक वाइज, सो उनके पास वो पैसे तो मौजूद है देने के लिए, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए अगर एक कोई हॉस्पिटल इन्होंने बनाना है तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि सॉरी वी डोंट हैव द मनी, और वो चीजें इसी तरीके से पेंडिंग चली आ रही हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई मैं ये जो हुक्मरान हमारे रूल कर रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा सी पैक के ऊपर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर। इसके ऊपर बड़ी बातें हम करते हैं, हम बहुत, और आई वुड सिंपली से कि इवन पाकिस्तान में भी ये चीजें काफी सीरियस चल रही हैं और पाकिस्तान इज सफरिंग ए लॉट बिकॉज ऑफ दी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप टीवी के मोबाइल से देखें, हुकूमती अकाबरीन को देखें, इवन फॉर दैट मैटर अपोजिशन को देखें, एनालिस्ट को देखें, एवरीबॉडी इज फुल ऑफ प्रेज के ऐसा लगता है कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनने जा रहा, बल्कि उसके ऊपर बेसिकली दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी, या वहां पे डॉलर्स के और पाक रुपीस के या पाउंड के जो हैं वो वहां पे दरख्त लगेंगे और हम जाके वहां से वो नोट लेना शुरू कर दें। नहीं लगेंगे जो हमें कुछ तल्ख हकीकतें जो है ना, मैं समझता हूँ कि अब वो हमें जानने की जरूरत है। नहीं लगेंगे जी, लगेंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप सिर्फ ये देखें, 2 रूट इन्होंने, पहले 3 रूट कहे थे हम बनाएंगे, फिर उन्होंने कहा जी कि हम 2 रूट बनाने लगे। वन इज वेस्टर्न रूट, द अदर वन इज द ईस्टर्न रूट। जब आप वेस्टर्न रूट पे चलते हैं तो आप ये समझ लो वो सुस्त वहां से निकलता है, गिलगित पे आता है, एबटाबाद पे आता है। अच्छा, इसके बाद हवेलियां से होता हुआ चकबेलियां, तुराब, डीए खान, जोब, जोब के बाद इसके बाद खुजदार पे जाते हैं। खुजदार ऑनवर्ड ये ईस्टर्न और वेस्टर्न रूट दोनों एक लिहाज से इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर वहां से इन अवे ये पंजगूर पे, तुरबत, और फिर ये गवादर चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो वेस्टर्न रूट जो है वो स्ट्रेट रूट आता है, शॉर्टर रूट आता है, ईस्टर्न रूट लॉन्गर आता है। वाई? बिकॉज आप उसी तरह सुस्त से नीचे आते हैं, एबटाबाद की तरफ, हवेलियां की तरफ आए, इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद पे इनका प्लान ये है कि दे आर गोइंग टू यूज द एग्जिस्टिंग मोटरवे। वहां से, उस मोटरवे से आप जाएंगे फैसलाबाद को बाईपास करते हुए शोरकोट के ऊपर जाएंगे, फिर आप सिंध के अंदर एंटर हो जाएंगे, खानेवाल मुल्तान से होते हुए सखर जाएंगे, और सखर से आप खुजदार को टच करेंगे। ओके, गुड एनफ, दिस इज जनरली द रूट जो एक आता है। मैं सिर्फ एक चीज ये जरूर कहना चाहता हूं, अगर आप देखें इन्होंने मोटरवे बनाई, देयर इज नो डाउट इन इट, अच्छी बनाई, उस टाइम इन पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन स्टिल इट इज सर्विंग अ वेरी गुड पर्पस। व्हाई? बिकॉज जीटी रोड इज अनएबल टू टेक दैट लोड। गुड एनफ, बिल्कुल ठीक। 2 चीजें इसमें आती हैं। पहली बात यह है कि वो मोटरवे जो आपका एग्जिस्टिंग रोड और जो लोड है वो नहीं उठाने पा रही। आप देखें वीकेंड्स के ऊपर मीलों लंबी लाने लगी होती हैं टोल प्लाजा के ऊपर। अगले चंद सालों के अंदर आप सिचुएशन नोट कीजिए कि इस रूट को, इस मोटरवे को जब आपने यूज़ करना है तो इसके अंदर हज़ारों के हिसाब से कंटेनर्स यू फील कि इसमें इसके ऊपर ट्रैवल करेंगे।
इसके ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ट्रैवल करेगी, आम लोग भी ट्रैवल करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इतनी बड़ी आप ये बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसके अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये एक और क्वेश्चन है, वो भी अभी आपसे मैं पूछता हूं, तो आपने एक एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रूट आप क्यों नहीं बनाते? एंड लेट देयर बी 3 लेन वन साइड और 4 लेन वन साइड, 8 लेन बनाए। वाई? बिकॉज आपने देखिए, आपने अगले 5 सालों का, अगले 10 सालों का नहीं सोचना, आपने अगले 50 सालों का सोचना है। बिल्कुल ठीक है। वाई? बिकॉज आज अगर अमेरिका के अंदर इतने बड़े बड़े मोटरवेज, इतने हाईवेज नजर आती हैं, तो वो उन्होंने 60s और 70s के अंदर शुरू की थी और आज दे आर स्टिल वेरी 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 कंफर्टेबल। तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन को फोकस ना करें, इन्होंने इससे आगे बढ़ के सोचना है। तो जो आपने मोटरवेज बनाने हैं वो पब्लिक के लिए अलग बनाइए, जो सी पैक के लिए आपने मोटरवे या ओके फास्ट लेन हाईवेज बनाने हैं, उनको आप एक लिहाज से अलग उनको तश्कील देना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो वी गो बैक टू वेस्टर्न की मैं बात करता हूँ। इट वॉज सरप्राइज फॉर मी, और इवन हमने एहसन इकबाल साहब से भी सुना है कि जो वेस्टर्न रूट है इसको उन्होंने 2 लेन बना रहे हैं। ठीक है। ऐसे 2 लेन का मतलब है कि एट ए टाइम सिर्फ 2 गाड़ियां 2 लेन वहां पर चलेंगी एक साइड से। हम जब बात करते हैं, हम सारे बात करते हैं, हुकूमती अकाबरीन बात करते हैं, हमारे चाइना के दोस्त भी बात करते हैं, एंड दे से कि इट इज अ गेम चेंजर फॉर द वर्ल्ड एंड फेड चेंजर फॉर पाकिस्तान। बड़े अच्छे खूबसूरत अल्फाज लगते हैं। आज के जो यंगस्टर्स हैं, जब उनसे भी बात करो तो ऐसा लगता है कि सी पैक उनकी किस्मत बदल देगा। ओके, गुड इनफ। आप सी पैक के ऊपर कर क्या रहे हैं? एक्चुअली वी आर डूइंग और वी आर मेकिंग जोक आउट ऑफ द सी पैक। रशिया को आप कहते हैं आप हमें ज्वाइन कर ले, उन्होंने कहा, हमने कहा यस यू कम एंड ज्वाइन अस। आप ईरान आपको ज्वाइन कर रहा है, आपको अफगानिस्तान ज्वाइन कर रहा है। सी पैक की साइड से ही रूट्स निकलेंगे जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर जाएंगे, जो कि अफ्रीका के अंदर जाएंगे, जो कि यूरोप के अंदर जाते हैं। इसी सी पैक को आप यूटिलाइज करते हुए यू आर गोइंग टुवर्ड्स चाइना से सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर जाएंगे और वहां से आप रशिया में जा रहे हैं। बिल्कुल सही। इमेजिन करें कि ये इस रूट को जिस तरीके से इस्तेमाल होना है, ऐसे हजारों नहीं लाखों कंटेनर्स पर मंथ इसके ऊपर ट्रैवल करेंगे और हम उसके ऊपर बना रहे हैं 2 लेन। ओके, सो व्हाट आई सजेस्ट इज दे शुड गो इनटू इट, दे शुड रीलुक इनटू इट। इसको दोबारा सोचें ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये बात इसलिए मैं आपसे आपके नोटिस में, और इवन मैं समझता हूं कि अपने जो भी हमारे सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनके नोटिस में ला रहा हूं कि दिस इज व्हाट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग। कि इतनी डिटेल्स के अंदर आपने जाने की कोशिश की एंड स्टिल यू आर अनएबल कि रूट्स की क्या स्पेक्स क्या हैं, उसको किस तरीके से किस टाइम फ्रेम में बनाना चाहते हैं। एहसन इकबाल साहब को मैं समझता हूं कि आना चाहिए मीडिया के ऊपर, एक एक चीज उनको क्लियर करनी चाहिए, साथ उनको टाइम स्केड्यूल देना चाहिए। ये सारी चीजें, ये सारे रूट्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स खुद हुकूमत को पता नहीं चलता है बनाने से पहले ये सारी चीजें, और अगर पता होती हैं और इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो फिर इसकी क्या वजूहत? इसका मैं अभी आगे बताता हूँ, आगे चलें। इनका ये कहना है कि हम जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। ठीक है। सो फार नो वन नोज के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन्होंने कहां पर बनाने हैं। वाई? बिकॉज इनके अपने अंदर तो चीजें हैं ना कि वो जगह इन्होंने आइडेंटिफाई करनी है, उसके इर्द गिर्द का सारा सराउंडिंग एरिया, बिकॉज वी सी कि जी हाँ इसके अंदर ये इनकी बदनीयती हम समझ सकते हैं कि आती है, क्योंकि कारोबारी लोग हैं ना। ये तो अवाम की हुकूमत तो नहीं है, ये तो ट्रेडर्स की हुकूमत है, ये तो तिजारत करने के लिए बेसिकली आए हुए हैं। तो उसको भी उन्होंने रिवील आउट नहीं किया कि वो 22 इकोनॉमिक जोन एक्चुअली किस किस जगह के ऊपर बनेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं जी कि 10,500 मेगावाट जो है वो बिजली जो है वो हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वो जराए कौन से हैं? अब थोड़ी थोड़ी जो चीजें आउट हो रही हैं वो ये है जी कि कोल पावर प्रोजेक्ट। अब इसको थोड़ा सा लिंक करके मैं कोल पावर प्रोजेक्ट्स पे लेकर आ जाऊंगा। हब के ऊपर ये कोल पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, रहीम यार खान के ऊपर मियां मनशा हैं और उनके साथ कोई फॉरनर है, उसके साथ मिलके उनको इंस्ट्रक्शनें दे दी गई हैं, जगह एक्वायर कर रहे हैं। एक कोल पावर प्लांट जो है वो रहीम यार खान पे लगेगा, साहिवाल पे आ रहा है, इसके बाद जामशोरों पे लगा रहे हैं, और मुजफ्फरगढ़ का जो कोट अद्दू वाला पावर प्लांट है उसको भी हम कोल पे ट्रांसफर करने जा रहे हैं। नो दिस मे बी अ न्यूज फॉर आवर व्यूअर्स। हमारे बारे मैं भी यही सोचता था कि जब कोल की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं तो
ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इतनी वाफर मकदार का कोयला है हम वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसको जब हल्का सा हमने और डिगिंग किया तो पता ये चला कि पाकिस्तान का तो कोयला इस मायार का नहीं है, अगर हम यूज़ करेंगे भी तो सिर्फ 20% करेंगे और 80% कोयला जो है वो तो इंडोनेशिया से आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप सिर्फ मुझे इतना बताएं, जब आपने कोल को इतनी बड़ी मिकदार कैसे हो गई कि 4.2 मिलियन टन कोयला जो है वो सिर्फ एक पावर प्लांट के लिए चाहिए, जो कि चाहे आप साहिवाल करेंगे, मुजफ्फरगढ़ करेंगे, आप रहीम यार खान लेकर आएंगे और फॉर दैट मैटर जामशोरो लेके जाएंगे। आई फील ये इन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की हुई है। इसमें यहां तक तो मुझे पता है कि उन्होंने प्लांट्स अच्छे प्लान किए हैं, जिस तरह उसकी इमिशन होनी है उसको दे विल बी एबल टू कंट्रोल इट टू सम एक्सटेंट। लेकिन पहली बात तो यह है वो कोयला वहां पर पहुंचेगा, उन बिजली घरों में पहुंचेगा, वो बिजली बननी शुरू होगी तो काम होगा। आपकी इन्होंने कोई एक एडिशनल जिसको कहते हैं कि रेलवे लाइन इनको ट्रैक बिछाना चाहिए, आने का अलादा जाने का अलादा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूस प्रोसेस कि एक जो बिजली घर है कोयले का 11,500 टन कोयले की पर डे की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो व्हाट आई से, जब ये सारी चीजें एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से जब ये सारी चीजें मैं देखता हूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो परेशानी तारी हो जाती है कि ये क्यों लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। मैं इसके ऊपर उस तरीके से शक नहीं करता। फाइन, दे सिंसियरली वांट कि जी हम ये चीजों को कंप्लीट कर सकें, हम ये बिजली, पॉलिसीज कमजोर हैं इसकी। देखिए पॉलिसी नहीं, इनकी प्लानिंग के फ्लॉज आते हैं, इनके प्लानिंग कमीशन की प्रॉब्लम है। ऐसे इकबाल साहब को इन सारी चीजों के अंदर जाना चाहिए, ये क्यों सारा कुछ नहीं हो रहा, और अगर कुछ हो रहा है व्हाई डोंट दे टेक पीपल इनटू कॉन्फिडेंस कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो ये जो दो इश्यूज जो हैं जो मैंने आपको बताया कि ये सीपैक के साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं कोल पावर प्लांट्स के साथ, और हम सारे ना ऑब्वियस से कि बड़ी भगलें बजा रहे हैं कि भाई 2018 आएगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी, बिजली भी हल्की हो जाएगी, और उसके बाद बिजली किसी सूरत में भी वो लोड शेडिंग नहीं होगी। ये मैंने एक थोड़ी सी ग्रिम सिचुएशन, एक क्रिटिसिज्म नहीं है, दिस इज व्हाट द सीरियसनेस ऑफ द मैटर इज। और मैं हुकूमत से ये जरूर दरखास्त करूंगा कि ये अवाम के साथ जुड़े हुए मामले हैं। सी पैक के साथ हमने इतनी हाई होप्स अटैच कर ली हैं, बहुत हाई होप्स अटैच कर ली हैं, तो खुदा के लिए इसको बहुत सीरियस लीजिए। और इवन आई से कि खैबर पख्तूनख्वा वाले जो इतना शोर कर रहे हैं उनको शोर करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं का रूट आता है जो कि शॉर्टेस्ट रूट आता है। आप इनको उसके ऊपर काम करना चाहिए, और मैं समझता हूं इसको बजाय 2 लेन के इसको 4 लेन का करें। ये हमारे लिए भी बेहतरी है और चाइना के लिए भी बेहतरी है, और मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए भी बेहतरी है। 2 लेन, आई एम रियली सरप्राइज, व्हाट आर द प्लानिंग, व्हाट आर द डूइंग, व्हाट आर द थिंकिंग। और ये 2018 में तो कंप्लीट होना भी नहीं है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। सो that's how the things are going on। तो ये जरूर था, मैं चाहता था कि नहीं ये हमारे जो देखने वाले हैं उनके नोटिस में आए कि हम इन कौमी मंसूबों को भी किस नॉन सीरियस तरीके, नॉन सीरियस एटीट्यूड से हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। चलें, 2018 की बात हो रही है तो वहां तक तो बिजली के हवाले से कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? पेट्रोल के हवाले से बात करें, पेट्रोल तो फिलहाल महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ नहीं, वो तो हुआ ये कि ओपेक वालों ने कहा जी कि हम 1.2 मिलियन बैरल जो हैं वो डेली बेसिस पे उस पर कम करेंगे, जब नेचुरली उनकी पैदावार कम होगी तो डेफिनेटली उसने इंक्रीज होना है। लेकिन अब एक मैं आपको बताऊं, ओपेक का ऑयल का ज़माना अब हल्के हल्के वो ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज जो अल्टरनेट एनर्जी के ज़राए आते जा रहे हैं विद एवरी पासिंग डे। आप गाड़ियाँ जिस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, लेस फ्यूल कंजप्शन उसके अंदर हो रही है, घरों के अंदर बिजली का जो सिस्टम है कुछ यूनिट्स हम ऐसे लगा रहे हैं, सोलर पैनल्स लेकर आ रहे हैं, विंड एनर्जी लेकर आ रहे हैं। तो इन आने वाले दिनों के अंदर आई से कि ये जो फ्यूल की प्राइसेस हैं सारा कुछ है मोर और लेस ये फ्लक्चुएट तो करती रहेंगी, लेकिन एज सच ये ओपेक के जो लोग हैं वो ज़माना नहीं उनको देखने को मिलेगा जहाँ पे वो $150 पर बैरल पे चले गए थे और कॉन्स्टेंटली $110 पर बैरल वो उनकी कीमत रही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, वो ज़माना अब नहीं रहा। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये एक्सट्रीम भी गया तो $60 प्लस माइनस पे इसको फ्लक्चुएट करना चाहिए, बट दैट इज वायबल फाइन। आफ्टर ऑल वो भी ओके ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको भी कुछ उसमें से कमाना है, अपने आवाम को देना है। हाँ, इतना तो होगा उनका। चलें, ठीक हो गया। बिलावल भुट्टो के हवाले से कुछ बात करें। कहते हैं कि मियां साहब ने अगर मुतालिबात ना माने तो दमादम मस्त कलंदर होगा, और तख्ते रावंड गिराने की बात करते हैं। अभी जैसे मैंने अपनी इब्तिदाइया में कहा था कि तख्ते रावंड गिरेगा या अभी मजीद ऊपर जाने के इम्कानात हैं। 2018 के हवाले से कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ेगी
जबकि जो दीगर दो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है ग्राफ में मकबूलियत के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो शायद उस हद तक ना पहुंच पाए मकबूलियत के ग्राफ। देखिए, आपको लगता है ऐसा होगा? आपने एक ही सांस में बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए। अच्छा, उसमें ये 3 जमातों के एक साथ सवाल हो गए ना। हाँ, उसमें देखिए जहाँ तक तो ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, इनका कल 49th वो यौम तासीस था। ओके, ऐसे के बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मनाया। जो पंजाब के लोग इन्होंने इलेक्ट किए, उन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे, इसमें कोई शक नहीं है। जाले भी बहुत बड़ी तादाद में सर्टली आए हुए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त पंजाब के अंदर इन रोड बनाना, पंजाब को फोकस करना, पंजाब के अंदर अपनी जो उनकी लाइकिंग है उसको इन्हांस कराना, आई थिंक इनके लिए काफ़ी मुश्किल काम है। बिकॉज पंजाब के अंदर अगर देखा जाए, इट्स गोइंग टू बी PTI जो कि टफ टाइम डेफिनेटली दे रही है और देने जा रही है नून लीग को। और नून लीग को भी पता है कि उनकी जो हरीफ है वो सिर्फ PTI है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली जिसको कहते हैं ना कि उनसे वो प्रॉब्ली ट्रेन मिस हो गई हुई है। वाई? बिकॉज दे हैव लॉट मनी इश्यूज़। वो जिस तरीके से उनको सियासत करनी चाहिए थी, हकीकत में आपसे बताऊं, जिस तरीके से उनको अपोजिशन करनी चाहिए थी, वो उस तरीके की अपोजिशन नहीं कर सके। फिर वो उनकी जो पार्टी है वो तो बेसिकली ओके, आई अंडरस्टैंड, भुट्टो साहब इसको लेकर आए थे, उनकी बेटी ने टेक ओवर की, उनकी वाइफ ने, फिर उनकी बेटी ने, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने टेक ओवर की। और अब ये इसको देखा जाए तो अब बिलावल साहब के पास आ गई है, बीच में जरदारी साहब भी हैं, जरदारी साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर दे विल ट्राई कि पंजाब के अंदर और बेहतर तरीके से काम कर सकें, लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर सकें। लेकिन आई थिंक कि पंजाब के जो लोग हैं वो 2008 से लेकर 13 तक जो गवर्नेंस का स्टाइल था पीपल्स पार्टी का, वो लोगों के दिलों से महव नहीं हो सका। जिस तरीके की करप्शन की उन्होंने बुनियाद रखी पाकिस्तान के अंदर, सही मानों में उन 5 सालों के अंदर, इनके जितने भी जो लीडर्स मैं आपको कहूँगा इनकी पार्टी के, नॉट फॉर मी, मैं तो उनको लीडर्स मानता ही नहीं, हाँ ये लीडर्स हैं अपनी पार्टी के, तो वो तो अमीर से अमीर तर होते चले गए। जो कि कहते हैं कि साइकिलों के ऊपर आए थे तो पजारों के ऊपर या अभी लैंड क्रूजर्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो उनका जयाला था, जो उनका वर्कर था, वो वहीं का वहीं रहा। मतलब सो मच सो कि ये लोग उनको अगर मुलाजमतें भी देते रहे हैं तो उनसे पैसे लेके मुलाजमतें देते रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इनके अगेंस्ट गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स डिफ़िकल्ट, लेट्स सी, कोई मोजज़े तो डेफिनेटली ज़हूर पजीर भी होते हैं, इनके लिए कोई मोजज़ा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इनकी पार्टी रिवाइव कर जाए। बट इट इज़ वेरी वेरी सैड कि ये इतनी शानदार पार्टी है, मैं आपको बताऊं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर आम लोगों तक इस पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस टाइप की लीडरशिप मिली इनको, जिस तरीके से इनकी लीडरशिप ने इस पार्टी को रूल किया, आवाम से अपने नातों को जब ख़त्म किया, डीलिंग किया, तो वो लोग इनसे इंतहाई मायूस हुए। और 5 सालों में दे कुड डू ए लॉट फॉर दिस कंट्री, दे कुड डू ए लॉट फॉर दीज पीपल, अपने वोटर्स के लिए। हमारे हुक्मरान, कथा कलामी के मादत कर्नल साहब, हमारे हुक्मरान डिलीवर करना पसंद क्यों नहीं करते हैं? उन्हें क्या डर है? आवाम को अगर कुछ मिल जाएगा या आवाम के लिए कुछ वसाइल खर्च हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए ये तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमारे ये जो रूलर्स हैं ना, ये बड़े डिफरेंट माइंड सेट के हैं। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इनका वो जिस तरह बात होती है जागीरदाराना, सरमायादाराना, इनका एक्चुअली वो स्टाइल है। ये सिर्फ आम लोगों से मिलते हैं उस वक्त जब इन्होंने इनसे वोट लेने होते हैं। अच्छा, इनकी MP MNAs टू सम एक्सटेंट क्योंकि अपने हलकों के अंदर रहते हैं, आवाम को फेस तो करते हैं, बट वर्चुअली MP MNAs के पास तो कुछ नहीं होता। पार्टी लीडरशिप है, पार्टी लीडरशिप तो ना कह लेना, उसको तो आप डिक्टेटरशिप कह लीजिए। तो ये है पीपल्स पार्टी, ना पीपल्स पार्टी भी नहीं कह लें, आप PTI को ले लें। PTI के तो उससे भी अगर देखा जाए तो ख़राब हालात हैं इनकी। अगर आप PTI को देखते हैं तो आप इसको शहरों के अंदर देखते हैं, ठीक है। अगर आप रिमोट एरियाज़ के अंदर चले जाएं, मैं गांव की बात करता हूं, तहसीलों की बात करता हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता हूं, तो जिस तरीके से PTI को भी मैं समझता हूं कि अपने लोगों पे, अपने वोटर्स पे, अपने यंगस्टर्स पे जिस तरीके से काम करना चाहिए था, उस तरीके से इवन PTI ने भी काम नहीं किया। और PTI भी सिर्फ एक पर्सनालिटी के गिर्द घूमती है और उनको भी देखा जाए तो उनको चंद लोगों ने घेरा हुआ है और पार्टी इस तरीके से ही चल रही है। हकीकत में ऐसा ही है। और इन अवे देखा जाए तो इलेक्शन तो उनके सर पे है। दिसंबर खत्म हुआ और 17 आया, और 17 का मतलब ये हो गया कि आपके एक्चुअली इलेक्शन जो है वो तो
शुरू हुआ चाहते इलेक्शन हैं। मुहिम शुरू हो गई। ठीक है, आपने पीपल्स पार्टी का पूछा था, वो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, पीटीआई की ये स्टेट है। अब आ जाए नून लीग की तरफ, तो नून लीग को इन अ वे लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि या पार्टीज़ के लिए फाइट आउट करना थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसलिए मुश्किल काम आता है। हमारे अवाम के साथ आई वुड से जो सबसे बड़ा इशू है वो नारों पे खुश होते हैं, वो ढोल ढमक्के के ऊपर खुश होते हैं लोग। मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं सरगोदा की एग्जांपल दूंगा। वो लोग आते हैं कहाँ, लाहौर, क्यों भाई आए ज़रा लाहौर चल के देखते हैं भाई उधर बड़ा काम हुआ है। ऐसे मैं जब वो अच्छा, सरगोदा से देखने के लिए आते हैं कि लाहौर में काम हुआ, और उसके बाद जाके सरगोदा में वोट देते हैं। अच्छा, ना मैं जो चीज़ व्हाट आई वांटेड टू से, आप सिर्फ ये देखें कि एक वोटर, एक आम पाकिस्तानी कितना सादा है कि वो उनसे ये मुतालबा नहीं कर रहा कि जो फैसिलिटीज आप लाहौर वालों को दे रहे हैं, हालांकि लाहौर वालों की वर्थ और लाहौर के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो मुझे पता है, बिल्कुल ठीक है। जो कुछ ऑरेंज ट्रेन के नाते जो लाहौर वालों के साथ और मुल्तान रोड पे हो रहा है वो तो आई नो, और लाहौर वालों को पता है, स्पेशली टू दोज पीपल जो कि लाहौर के अंदर रह रहे हैं, मुल्तान रोड के सराउंडिंग एरिया में रह रहे हैं, जिनके ऊपर गुजर रही है उनको पता है। इसके बाद जो ट्रैफिक का निजाम लाहौर के अंदर है, ठीक है, ये तो उनसे पूछे कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। बट जनरली हुआ क्या है कि ये शोबदेबाजी कह लें, ये ड्रामे कह लें, ठीक है। अभी इनकी स्टेटमेंट्स आती थी, मैं आप ऐसे एग्जाम्पल दूं आपको कि जी ये लोग जो हैं ये उमरा नहीं चाहते कि हम ऑरेंज ट्रेन बनाएं और हमारे गरीब लोग जो है वो ऑरेंज ट्रेन के अंदर सफ़र करें। मैं तो समझता हूं कि इस हुकूमत का बहुत बेरहमाना एहतसाब होना चाहिए कि वो कोई 13 अरब की या 8 अरब की, ये रफली मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, कि जब 3 साल पहले मुल्तान रोड खुदा करके कंप्लीट हुई, उसका उन्होंने सीवरेज सिस्टम कंप्लीट किया, पूरी रोड को उन्होंने टोटली कारपेटेड किया, और उसके बाद बादशाह सलामत को रातों रात ख्वाब आया, उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो यहाँ पर जो है वो ऑरेंज ट्रेन को बनाना है। और ऑरेंज ट्रेन के साथ जुड़ी सच्ची बात है, चाहे जो भी आप समझ लें, बेइंतहा दर्दनाक दास्तानें वाबस्ता हैं। इन्होंने शुरू किया इस प्रोजेक्ट को 165 अरब से, और अगर ये कंप्लीट होता है ये 250 अरब पे जाएगा। इनके पास 250 अरब मौजूद हैं एक प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। वाई? बिकॉज इन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इनके पास जिगर का और उस चीज के लिए जो पेवंदकारी का हॉस्पिटल बनाने के लिए 10 अरब मौजूद नहीं है। सो दीज आर दी प्रायोरिटीज जो कि इस हुकूमत की हैं, इस अवामी हुकूमत की, इस नून लीग की। और इससे भी हट के थोड़ा सा और चले जाएं, आप यहां से बाहर निकलें, गुजरांवाला क्रॉस करें एंड वजीराबाद चले जाइए। वजीराबाद में 9 साल से ज्यादा अरसा हो गया है जो एक दिल का हॉस्पिटल, फुल फ्लैज हॉस्पिटल, इवन मैं तो समझता हूं अब तो मशीनरी भी उसकी तबाह बर्बाद हो गई होगी, वो क्योंकि परवेज इलाही साहब की हुकूमत ने उसको बनाया था। और जो इनकी डिसलाइकिंग परवेज इलाही के लिए है, कोई दुनिया से ढकी छुपी तो नहीं। भाई आप अपनी सियासत जरूर कीजिए, लेकिन आप अपने इन इख्तलाफात को अवाम के ऊपर तो मत लेके जाइए, अवाम तो उसको सफर ना करें। एक शख्स जिसको गुजरांवाला में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वजीराबाद में होती है, गुजरात में होती है, वो उसको लोग कहाँ पे लाहौर में लेकर आते हैं। और लाहौर के जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसकी जो आप स्टेट देख लें कि वहां पर लोगों को 1.5 साल के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। बट आई वांटेड टू से ये व्हीलचेयर पर दिल का मरीज व्हीलचेयर पे बैठ के वहां पर इलाज करवा रहा है। साहबा ये कोई तनकीद नहीं है, ये वो बातें हैं जो सच्ची बातें हैं, जो आम लोगों को इफेक्ट करती हैं, आम लोगों को बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर रही हैं। ये मैं समझता हूं कि लोग भी कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक चीफ मिनिस्टर हैं। भाई अगर आप बहुत मुतहर्रिक हैं और आपने इतनी दुनियादारी भी सीखी है, लोग भी आपको मानते हैं, और ओके आप बड़ा तेज भी काम करते हैं, तो थोड़ा सा अपने आवाम के लिए भी तो सोच के देखें कि हम इनको क्या मुश्किलात हैं। आप सोचें, इस हमारे पूरे मुल्क के अंदर नबे देखा जाए पाकिस्तान में जो दुनिया की टॉप मोस्ट 500 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से एक भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया करना साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और यहाँ पर सोचने का अमर यही है कि हुकूमत कोई भी हो, लेकिन वो मंसूबा जो आवाम के लिए शुरू किया जाता है और आवाम दोस्त मंसूबा कहलाता है, उसे आने वाली हुकूमतें बंद क्यों नहीं कर देती हैं। आवाम को जो मुफाद देने वाला, आवाम को जो फायदा पहुंचाने वाला मंसूबा है, वो हर हुकूमत को जारी रखना उसकी जिम्मेदारी है, और ये हर हुकूमत को सोचना चाहिए, हर हुक्मरान को सोचना चाहिए। इरफाना सईद को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।